एक कैफ़े रन करते हैं जिसका नाम है जेल कैफ़े। हमने 3 दोस्तों ने मिलकर के इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। अच्छा, मतलब जेल कैफ़े 3 दोस्तों ने स्टार्ट किया था? जी बिल्कुल। और मैं देख रहा हूँ कि मेरे बाजू में कोई दुकान खाली है, उसमें कैफ़े आ रहा है लेकिन जेल बन रही है। तो कैसा रिएक्शन था आजू बाजू वालों का, आपकी फैमिली का, और जो नए कस्टमर फर्स्ट दिन आए, सेकंड डे आए? जेल को लेकर के सब में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। उनका पहला रिएक्शन तो ये था कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पर। तो वो बोल रहे थे कि भैया यहाँ 3 महीने में तो बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। को बोलूँगा आपको 15-15, 16-16 घंटे तो कम से कम काम करना है, या 20-20 घंटे भी काम करना पड़ सकता है। रातों रात नींद नहीं आएगी, या ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी फाइनेंस रिलेटेड, गवर्नमेंट बॉडीज से रिलेटेड, या स्टाफ से रिलेटेड, या ऐसी प्रॉब्लम जिनको आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। हम दोस्त पहले हैं, बिजनेस पार्टनर बाद में। हमारे मतभेद हमेशा हुए हैं या कई बार हुए हैं, लेकिन मनभेद कभी नहीं हुआ। तो आपकी एक प्रॉपर टीम होगी, तो उस टीम को कैसे मेंटेन करते हो? फाइनेंशियली हो, मोरली हो, या पॉलिटिकली कनेक्शन की हो, या पावर की बात हो, कहीं ना कहीं चीज़ों को हम एडजस्ट करते हैं। जब ताज पे हमला हुआ था, मुंबई पे आतंकी हमला, सैकड़ों मेहमान और 500 से ज्यादा स्टाफ होटल में फंसे हुए हैं। अमूमन या आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि भाई अटैक हुआ है या कोई पैनिक सिचुएशन हुई है तो सब लोग भागते हैं। हाँ। आपका टाटा का स्टाफ वहां से भागा नहीं। हेलो गाइस, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं इंदौर के एक ऐसे शख्स, शेष नारायण पटेल भैया, जो कि एक कैफ़े रन करते हैं जिसका नाम है जेल कैफ़े। और भैया से मैंने भैया को पर्सनली बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, बट हम इस तरीके से बात करेंगे लाइफ के बारे में, बिज़नेस के बारे में, और भी बहुत चीज़ों के बारे में। तो भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा चल रहा है, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। तो थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया चल रहा है और बढ़िया काम है, सब कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। और आप वहाँ से यहाँ आए हैं, आपका सब कुछ बढ़िया है? बढ़िया बढ़िया। इंदौर शहर कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा है, क्लीनर सिटी ऑफ इंडिया। बढ़िया लगा जी। तो भैया, आपसे बहुत सारी बातचीत करनी है मुझे, क्योंकि मैं खुद बिज़नेस करता हूँ एंड मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं किसी के साथ बैठता हूँ जो खुद बिज़नेस कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अपन शुरू करते हैं आपके बचपन से, कि लाइक जब आप छोटे थे तब आपने किसी को देखा था बिज़नेस करते हुए, कि लाइक किसी से मोटिवेट होते ना, कि किसी को देख रहे हैं कि इस टाइप का मेरे को करना है, या फिर आपको लगा, बड़े होके लगा कि नहीं यही है, सही है, तो इसको ही करना है? लाइक उसके बारे में बताओ, बचपन के बारे में बताओ, कैसा था? बचपन में बिज़नेस को लेकर कोई सच कोई हमारी प्लानिंग नहीं थी, और ना ही कोई ऐसा मुझे मोटिवेशन बचपन में मिला। बचपन में जनरली बस घर वालों से अच्छे संस्कार मिले, और आगे जो अपनी फॉर्मल एजुकेशन थी वो हम लोग करते रहे। बिज़नेस को लेकर के जो मेरे मन में थॉट्स आए वो आफ्टर स्कूलिंग आए। स्कूलिंग के एंडिंग में अपन कह सकते हैं, 11वीं 11th 12th में जब अपन आते हैं, उस टाइम पे कुछ थॉट्स थे कि अपने को बिज़नेस भी करना चाहिए जीवन में। और तब जाके ही थोड़ा सा मेरा मैच्योर लेवल, इतना अंडरस्टैंडिंग हुआ कि अपन बिजनेस में आना चाहिए। उसके पहले सच कोई थॉट्स नहीं थे। भैया, अपने ये जेल कैफ़े स्टार्ट किया, इससे पहले भी कर रखा है कोई बिज़नेस? इसके पहले पर्टिकुलर बिज़नेस कोई नहीं किया है मैंने। जॉब की है फॉर्मल एजुकेशन लेने के बाद में, एमबीए करने के बाद में मैंने सेल्स में जॉब की है, सेल्स मैनेजर वीवो में। और मैंने पीएचडी भी आधे में करके उसको छोड़ दिया है। उसके अलावा बिज़नेस में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट ऐसा कोई बिज़नेस किया आपने जिससे फर्स्ट अर्निंग क्या थी? लाइक जेल कैफ़े से पहले जॉब करी, उससे पहले ऐसे स्कूल में या कॉलेज में छोटे छोटे होते ना कि बिज़नेस शुरू कर दिया, कुछ छोटे बड़े, इसकी चीज़ें इसको बेच दी, ऐसे कुछ? नहीं, ये सच कभी कोई ना ट्रेडिंग ना कोई बिज़नेस किया। अच्छा, डायरेक्ट आपने जेल कैफ़े किया Direct और वही जेल बूम कर रहा है अब। तो भैया, आपके पापा या फिर फैमिली में से कोई ऐसा है कि बिज़नेस बैकग्राउंड से आते हैं और आप उनके ही मतलब बिज़नेस को ऐसे संभाल रहे हो, या फिर कि आपने पूरा जनरेशन वो गैप ख़त्म करके आपने शुरू वही किया, आप खुद ने ही शुरू किया बिज़नेस? नहीं, मेरी पूरी फैमिली बैकग्राउंड में किसी ने बिज़नेस नहीं किया है। मेरे मम्मी पापा जो हैं वो फार्मर्स हैं, मामा वगैरह वो भी फार्मर्स हैं। मेरे कज़िन ब्रदर्स हैं, मौसी के लड़के, उन्होंने बिज़नेस किया। मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर भी होता हूँ। उन्होंने काफ़ी अपने बिज़नेस में वो भी तरक्की करी है, और उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर होता हूँ चीज़ों को लेकर। अच्छा, आपने स्टार्ट करने का डिसीजन कब लिया था? मतलब प्रिपरेशन कब की थी और कब सोचा कि ये थीम पे ये कैफ़े बनाना है, इस टाइप का? शुरुआत की अगर अपन बात करें तो मैं जॉब कर रहा था,
जॉब के बीच में ही मैंने डिसाइड करा कि मुझे बिज़नेस करना है। ऑल्दो मेरे माइंड में बहुत पहले से ही था कि मुझे बिज़नेस करना है, लेकिन मैं कुछ एक्सपीरियंस गेन करने के पर्पज़ से और मतलब एक कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लेने के पर्पज़ से मैं चाह रहा था कि पहले अपन जॉब करें, प्लस थोड़ा सा मेरा अर्निंग भी हो जाए ताकि मुझे स्टार्ट करने में मेरे पास कुछ कैपिटल भी इकट्ठा हो जाए। उस पर्पज़ से मैंने पहले जॉब करी और फिर उसके बाद में मैंने बिज़नेस स्टार्ट करने की सोची। तो फिर हमने 3 दोस्तों ने मिलकर के इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। अच्छा, मतलब जेल कैफे 3 दोस्तों ने स्टार्ट किया था? जी बिल्कुल। और जैसे बड़ी बड़ी बिजनेस में हर एक जो अमेज़ॉन और ये 3 दोस्त हैं। अच्छा। तो ये एक तो जेल कैफे का जो थीम है, लाइक इंडिया में फर्स्ट आपने ही शुरू किया? हाँ, हमने यहाँ पर इंदौर में हमारा फर्स्ट जेल थीम हमने स्टार्ट किया था और इसको लाने के लिए इसको यूनिक बनाने के लिए हम लोग तीनों ने बैठ के प्लानिंग करी कि कैफ़े तो हर कोई खोल रहा है या जिसको भी खोलना है खोलेगा। हमारा थॉट प्रोसेस ये होता है कि हम लोग यूनिक चीज़ें करें, एक्सप्लोर करें। किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो फूड के टेस्ट से लेकर के हो या थीम से लेकर के हो या कस्टमर सर्विस से लेकर के हो। हम एक्सपीरियंस को बेटर से बेटर करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमने सोचा कि हमें यूनिक ही करना है, कॉमन हम नहीं करेंगे। तो उस थॉट प्रोसेस में ही जब हमने रिसर्च करी तो हमें यूनिक थीम जेल अच्छी लगी, इसलिए हमने जेल डाली। तो ये एग्जैक्ट ये जो जेल कैफे का था कि पुलिस की टोपी है, प्रॉपर जेल बना रखी है टाइप का कि अंदर जाके वो फूड ऑर्डर कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो ये जो एग्जैक्ट जेल कैफे था, जो थीम है, ये किसने डिसाइड करा? और इस डिसाइड करते वक्त इसके और भी 2-3 ऑप्शन होंगे आपके पास कि ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, तो इसके साथ साथ और भी कोई 2-3 ऐसी चीज़ें आई थी दिमाग में? तो इसके अलावा हम लोग ने उस टाइम पे कुछ 2-3 थीम्स और अलग अलग रिसर्च करी थी। उसमें एक था डॉक्टर थीम, एक था अपना एक्वेरियम थीम और एक कोई सी और थीम थी, स्पोर्ट्स की थीम थी। इन कुछ डिफरेंट थीम्स पे हमने विचार किया था, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा पसंद आया था कि यार बहुत ही अनकॉमन करना है हमें। इनमें भी कहीं ना कहीं हमें इनके सिमिलरिटीज़ मिल रही थी, कहीं ना कहीं किसी न किसी आउट ऑफ इंडिया या कहीं ना कहीं किसी ने इस तरह की कोई चीज़ें डाल रखी थी। तो फिर हमने कहा कि नहीं, जेल बहुत यूनिक भी और हमें इस पे जाना चाहिए। पार्टनर्स ने बैठ के हम तीनों ने डिसाइड किया था। बढ़िया बढ़िया। तो आपने जब डिसाइड किया कि जेल कैफ़े खोलना है, तो इसकी ब्रांडिंग कैसे की? स्टार्टिंग लेवल पे अगर अपन देखें, स्टार्टिंग लेवल पे हमने ब्रांडिंग में सबसे ज़्यादा जो काम किया था वो सोशल मीडिया प्रमोशन पे तब से ही कर लिया था, क्योंकि मेरे एक पार्टनर थे अपना संदीप चौक से, सैंडी हमारा दोस्त है, वो काफ़ी एक्टिव था इन सब चीज़ों में और वो उसको बहुत नॉलेज भी था इन सब चीज़ों का। तो वो सोशल मीडिया के थ्रू ही उन्होंने सारा करा। इसके अलावा जो दूसरी नॉर्मल मार्केटिंग होती है, जिसमें अपना लीफलेट हो गया, कार्ड के हो गया और जितने भी और बाकी तरीके होते हैं, ये सब भी हमने एक्सप्लोर किया। ये आपने लीफलेट बताया, इसका क्या मतलब होता है? लीफलेट दैट मीन्स कि एक अपना A4 साइज़ के पेपर्स होते हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट करवाना। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो समझ इस तरीके से हमने स्टार्टिंग में वेरी फर्स्ट वो किया था। उसके बाद तो कुछ समय बाद में फिर लीफलेट्स बांटने पे बैन कर दिया था इंदौर नगर निगम ने, क्योंकि अगर आपके लीफलेट्स रोड पे पड़े हुए मिले तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि आप स्वच्छता का ध्यान नहीं रख रहे हो और इंदौर क्लीन सिटी है। अच्छा, जब आपने ये फर्स्ट ब्रांच कहाँ पे स्टार्ट किया? ये हमने फर्स्ट ब्रांच नवलखा के पास में स्टार्ट किया, भंवरका और नवलखा के बीच में, मेन एबी रोड पे, और वो 2018 में स्टार्ट किया था हमने। जब मतलब जैसे मेरी दुकान है, आपका जो कैफ़े है वो स्टार्ट हो रहा है और मेरी दुकान है बाजू में, और मैं देख रहा हूँ कि मेरे बाजू में कोई दुकान खाली है, उसमें कैफ़े आ रहा है लेकिन जेल बन रही है, तो कैसा रिएक्शन था आजू बाजू वालों का, आपकी फैमिली का, और जो नए कस्टमर फर्स्ट दिन आए, सेकंड डे आए, उनका कैसा रिएक्शन था कि भाई क्या बना दिया, अच्छा है, कि कैसा लगा? बिल्कुल सही। एक्चुअली में जब हम इसको बना रहे थे तो एक तो क्या, ये थीम बनने में टाइम काफ़ी लेती, तो वहाँ के जो लोग थे उनका पहला रिएक्शन तो ये था कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, मतलब आप 3 महीने से आया तो आप बनाने में लगा दिए आपने। बोले भैया ये जो जिस लोकेशन पे हमने सबसे पहले डाला वो एक्चुअल में बहुत डल लोकेशन थी उस टाइम पे वहाँ पर जो भी बिजनेसेस हुए थे रिसेंटली वो जितने चल नहीं पाए थे, तो वो बोल रहे थे कि भैया यहाँ 3 महीने में तो बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, आप 3 महीने तक से ज़्यादा आपने बनाने में कहाँ टाइम लगा दिया और क्या बना रहे हो ऐसा, ये ऐसा गोल गोल आर्च और ये और काइंड ऑफ। तो हमने कहा कि हम लोग डिफरेंट थीम बना रहे हैं और उस तरीके से काम कर रहे हैं। तो पहला जो आस पड़ोस के लोगों का जो एक्सपीरियंस था या उनके जो थॉट्स थे वो बहुत ज़्यादा ही मतलब उसमें थे कि क्या कर रहे हैं ये, अजीब, बहुत ही अजीब था कि क्या कुछ हो रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ओपन होने के बाद में जब जेल थीम लोगों ने देखी तो उनको पहले लगा कि सिर्फ थीम ही इनका जो है मेन मोटिव है या इनका जो USP है वो थीम है, लेकिन जब हमारा टेस्ट उन्होंने किया,
और रेट भी जो हमने काफ़ी अफोर्डेबल या उसको कह सकते हैं पॉकेट फ्रेंडली रखे, जो कि अपनी टेस्ट को जस्टिफाई कर रहे हो, क्वालिटी को जस्टिफाई कर रहे हो, वो रेट्स हमने रखे। तो उससे फिर लोगों को लगा कि नहीं ये बहुत सही बैलेंस्ड कैफ़े है। और जेल को लेकर के सब में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। मतलब आपको मैं स्टार्टिंग की बात बताऊंगा तो हमने बहुत छोटे से स्टार्ट किया था, 350 स्क्वायर फीट के एरिया से हमने उस चीज़ को डाला था। और हमारे पास में वेटिंग्स रहती थी उस टाइम पे कि एक ये जेल खाली होगी तब हम जेल में जाके फ़ोटोग्राफ्स लेंगे, हथकड़ी में लेंगे। ये स्टार्टिंग के हमारे ये सिनारियोस थे। लोग बहुत ज़्यादा हमें प्यार दिया लोगों ने उस वक्त में, और अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। पर उस टाइम पे नया हुआ था तो लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। भाई ये तो भैया ये तो होता ही है कि जैसे आपने नया स्टार्ट किया, अब बताओ अगर मैं किसी गांव के आदमी को बताऊं कि वहाँ एक ऐसा कैफ़े खुला है जो जेल पे थीम है, वहाँ पे जेल बनी हुई है प्रॉपर, आपको हथकड़ी भी मिलेगी पुलिस भी मिलेगी, सब मिलेगी, और वहाँ पे बुक रहता है, वो बुकिंग वेटिंग चल रही है। तो मतलब कितना अजीब चीज़ है और कितनी नई चीज़ है। बिल्कुल अजीब तो रहता है स्टार्टिंग में, लेकिन जब आता था कस्टमर तो हम उनको आराम से ग्रीट करते थे, बिठाते थे और कंफर्टेबल फील कराते थे। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है क्योंकि अब 5-6 दिन पहले हम गए थे आपके कैफ़े में। हाँ, तो बहुत प्राइस को और जो टेस्ट को तो आप बहुत वो कर रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो कि हाँ पॉकेट फ्रेंडली है। तो यार स्टार्टिंग में ब्रांड जब आपने खोला ब्रांच, तो मतलब बेसिकली मैं पूछ रहा हूँ कि आपका ये जो बूटस्ट्रैप है, हाँ है ना, बूटस्ट्रैप है कि आप खुद ही कर रहे हो, कहीं से फंडिंग नहीं ली? नहीं, कोई आउटसाइड तो फंडिंग अभी ये प्लान है कि फॉर एग्जांपल मैं वापी से हूँ और आपका ये कैफ़े मेरे को वापी में खोलना है, मुझे प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि भैया, तो आप मतलब बेसिकली फ्रेंचाइजी वाला चीज़ें करते हो कि फ्रेंचाइजी दे रहे हो? हाँ, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। फ़िलहाल हमारे 3 आउटलेट हैं, तो अभी हमने फ्रेंचाइजी नहीं दिया, अभी हमारे खुद के आउटलेट्स हैं। बाकी अब हम फ्रेंचाइजी पे जा रहे हैं, अब हम फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट कर रहे हैं। उसका क्या प्रोसेस अभी तक सोचा है आपने कि कैसे करोगे? उसका बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, जैसा बाकी सब फ्रेंचाइजीज़ में होता है कि आपका एक नॉर्मल एक MOU साइन होता है, और जगह के हिसाब से, वो चीज़ों के हिसाब से जो भी आपका एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट आती है वो सब चीज़ें आपको ऑन पेपर सारी बता दी जाती है। उसके हिसाब से टेस्ट वगैरह, SOPs वगैरह और स्टाफ, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्क्राइब रहती हैं। भैया आपने जब स्टार्ट किया, ठीक है, आप तीनों ने, तो सबसे एक दो ऐसी चीज़ें बताओ जो अगर कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट कर रहा है तो एक दो ऐसी चीज़ें बताओ कि आपको प्रॉब्लम दिखी, वो आपने तो सॉल्व कर ली जैसे तैसे करके, बट बहुत लोग नहीं कर सकते, या फिर कैसे सॉल्व किया आपको ये बताओ। और वो ऐसी बताओ कि जो चीज़ें बिजनेस स्टार्ट करने में आएंगी ही आएंगी, लाइक फूड लाइसेंस आई थिंक है इस टाइप का, उसमें प्रॉब्लम आती है इस टाइप की? नहीं, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अगर अपन इस पर्टिकुलर बिज़नेस की बात करें या ओवरऑल बिज़नेस की भी बात करें, तो ओवरऑल बिज़नेस में जो प्रॉब्लम्स आती हैं फूड इंडस्ट्री में, उससे थोड़ी सी हटके और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जैसे कि अब इसमें क्या होता है कि आपका ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इसमें स्टाफ्स को लेकर के, कि स्टाफ हायरिंग, स्टाफ ट्रेनिंग और कंसिस्टेंट टेस्ट आना, कि भैया आज अपन ने बहुत अच्छी कोल्ड कॉफ़ी बना ली, बहुत अच्छा टेस्ट दे दिया, लेकिन आज से 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद भी कोई कस्टमर आ रहा हो जो सेम टेस्ट जाना चाहिए। तो उसके लिए आपकी प्रॉपर SOPs होनी चाहिए, आपके स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, आपके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनके स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, और उसके बाद में जो आपके स्टाफ होता है उनकी पर्टिकुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो इसमें अगर अपन देखे जाए फूड बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टाफ को लेकर के, टेस्ट को लेकर के। देन जो बाकी चैलेंजेस सभी बिजनेस में होता है कि भाई आपको सेल्स को प्रमोट करना है। दूसरा फाइनेंस संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं कि लाइक आप आदमी उसको स्टार्ट करना चाह रहा है, फंड ज़्यादा नहीं है, आउटसाइड फंडिंग नहीं है, तो खुद से उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कितना फ़ंड है, तो उसमें ट्राई एंड एरर होता है कि पहले आप छोटे चीज़ से सेटअप स्टार्ट करो, फिर उसको आगे लेके जाओ। मेरे कई ऐसे परिचित हुए हैं जिन्होंने एक बड़े इन्वेस्टमेंट से एक बड़ा आउटलेट डाला और फिर उनसे नहीं रन हुआ, क्योंकि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बहुत होती है, उसमें लॉसेस भी बहुत होते हैं। तो चैलेंजेस की बात करेंगे तो हाँ, ये स्टाफ को लेकर के, ट्रेनिंग में, सेल्स को लेकर के और ऑपरेशन के स्टैंडर्ड्स बनाने को लेकर के जो चैलेंजेस आते हैं वो स्टार्टिंग में रहते हैं, उसको ध्यान में रख के करना। तो भैया मैंने फ्रेंचाइजी की आपसे बात करी, तो लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि इस चीज़ का ध्यान रखते हैं सब, और रखना चाहिए कि मैं अगर आपके फर्स्ट ब्रांच पे अगर कोई कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं या कोई भी चीज़ का टेस्ट कर रहा हूँ, वो सेम टेस्ट अगर मेरे को बेंगलोर में आपकी कोई फ्रेंचाइजी, वहाँ पे सेम टेस्ट आना चाहिए। तो ये आप कैसे वो करते हो कि आपकी एक वो प्रॉपर एक रेसिपी होती है, हाँ, वही वहाँ पे दोगे ना? डेफिनेटली पर्टिकुलर रेसिपी होती है, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स आते हैं वो पर्टिकुलर ब्रांड, पर्टिकुलर प्रोसेस से निकल के बनते हैं, प्लस उसके अलावा जो ट्रेनिंग होती है स्टाफ्स की, वो भी उसी तरीके से की जाती है कि दोनों जगह, तीनों जगह, जहाँ पर भी आप लें, सब जगह सेम टेस्ट आए।
और उसी के मायने हैं और उसी चीज़ का मतलब है, अदरवाइज़ फ्रेंचाइजी का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आपने एक जगह बहुत अच्छी कॉफ़ी पिला दी, दूसरी जगह कॉफ़ी में वो टेस्ट नहीं आ रहा है, तो आप या तो राइट पाथ पे नहीं हो या आप राइट वे में फ्रेंचाइजी को कन्वे नहीं कर रहे हो। तो अभी ये जो जेल कैफ़े वाली फ्रेंचाइजी है या फिर ब्रांच है, तो इसको आप 3 जन हैंडल कर रहे हो। तो आपके जो 2 और है पार्टनर्स, उनके बारे में बताओ कि वो लोग स्कूल फ्रेंड है, अभी बने, या सिर्फ बिजनेस वो है कि बिजनेस के थ्रू मिले और वो कर ली चीज़ें? जो हम फ्रेंड्स हैं, हम कॉमन फ्रेंड्स हैं, और हमारे साथ में जो मेरे दोस्त जो मेरे पार्टनर हैं, वो हमने MBA साथ में किया था। तो बेसिकली हम 3 लोग हैं, पराग, मैं और संदीप। पराग और हम दोनों ने MBA साथ में किया है, और संदीप और पराग ने दोनों ने उनकी इंजीनियरिंग साथ में करी थी। तो हम वहीं से म्यूचुअल फ्रेंड हैं, हम दोस्त पहले हैं, बिजनेस पार्टनर बाद में। तो बस उसके बाद से हमारी फ्रेंडशिप सालों तक रही, और फ्रेंडशिप में फिर धीरे धीरे उनका भी मोटिव यही था कि उन्हें भी लाइफ में बिज़नेस करना है, मुझे भी बिज़नेस करना है। तो हम एक पॉइंट पे एग्री हुए कि यार ये बिज़नेस करते हैं, और फिर हमने एग्री करा और हम आगे बढ़ गए। अच्छा, मतलब बहुत दोस्तों ने, जो 3 दोस्तों ने या 4 दोस्तों ने मिलके जो किया, बहुत ही बूम किया। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका शायद ख़त्म भी हो गया दोस्ती में पैसा आने की वजह से। तो आप लोग का, मतलब ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, बट आई वांट टू नो कि आप लोग में ऐसा होता है कि पैसों को लेके कभी लड़ाई हो गई, या फिर पर्सनली कोई लड़ाई हो गई और वो बिजनेस में इफेक्ट कर रही है, या बिजनेस की कोई लड़ाई पर्सनल में इफेक्ट करती है, ऐसा कभी होता है? देखो, बड़े तो पैमाने पे तो कभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हमारे इसमें एक आपको लाइन बोलूँगा, हमारे मतभेद हमेशा हुए हैं या कई बार हुए हैं, लेकिन मनभेद कभी नहीं हुआ। इस लाइन में आप बात समझ जाइए कि थॉट प्रोसेस या किसी एक चीज़ को लेकर के सबके डिसीजन मेकिंग डिफरेंट होती है। मैं चाहता हूँ कि इस काम को ऐसे किया जाए, मेरा पार्टनर या दूसरा आदमी चाहता है कि इस काम को ऐसे किया जाए, लेकिन एंड ऑफ द डे हम एक कंक्लूजन पे पहुँच जाते थे कि हाँ, इस काम को ऐसे किया जाएगा, और उसको फिर तीनों हम एग्री करके उसको खुशी खुशी काम को आगे बढ़ाते थे। तो ऐसी बड़ी प्रॉब्लम कभी भी हमारे बीच में नहीं आई। और डिसीजन मेकिंग में अगर 3 ब्रेन हैं तो 3 ब्रेनों के 3 अलग अलग थॉट प्रोसेस है, और वो डिफरेंट आएगा ही आएगा, लेकिन वो कभी भी बड़े पैमाने पे नहीं पहुंचा, और ना ही कभी हमारे बीच में झगड़ा हुआ या कोई बात पर्सनल लेवल पे आई। और दूसरा आपने शब्द लिया फाइनेंस या पैसों को लेकर के, हमने वेरी फर्स्ट डे जब स्टार्ट किया था, तो हमारे पास बहुत छोटी कैपिटल थी, हमने बहुत छोटी कैपिटल से स्टार्ट किया था। और सपोर्ट की बात करें तो हम तीनों ने मिलकर के काफ़ी पैसा लगाया इस चीज़ में, और उसको आगे बढ़ाया, और अर्निंग्स करके ही उसको वापस बिज़नेस में लगा करके हमने बिज़नेस को ग्रो किया। और इसके अलावा पैसों को लेकर के हमारा एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ इतने सालों में, एक बार भी। जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आई, जैसे कि लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन, कुछ हमारे पास बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई, उसमें हम तीनों ने एक दूसरे का बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। रेदर देन, मतलब अगर किसी और को देखते थे तो ये लगता था कि यार ये ऐसा नहीं कर रहा है, वो ऐसा नहीं कर रहा है, ऐसा ना होते हुए हम लोगों ने एक दूसरे का बहुत सपोर्ट किया। और कई बार हमारे जो आसपास के लोग थे उनने हमारा टेस्ट भी लिया। किस तरीके से कि जैसे मुझे बोल के गए एक फ्रेंड की, अरे यार पराग तो तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, और ऐसी ऐसी बातें हैं तुम ऐसे ऐसी। तो हम इसका उल्टा करते थे, रेदर देन कि मैं पराग से नाराज़ होऊंगा, पराग को ही बोलता था। मैंने कहा, देख भाई, वो जो है ना, वो मेरे को तेरे बारे में ऐसा बोल के गया है, मतलब वो अपना अच्छा दोस्त नहीं है, तो उससे तू ही बच के रहना, मैं तो हुई। तो हमारा मैच्योरिटी लेवल ये है कि हम इन बातों में कभी हम आए ही नहीं। और हमने एक्चुअली में स्टार्ट भी MBA करने के बाद में किया, तो हम ऑलरेडी, हमारे मैच्योरिटी लेवल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि हम नहीं करते थे। उससे बढ़ के हमारे लिए फ्रेंडशिप है। उनका पूरा फैमिली, दोनों पार्टनर का और मेरा पूरा फैमिली है, वो इंटरकनेक्टेड है। और हमारे जो थॉट प्रोसेस मिलती थी तभी हमने बिज़नेस साथ में किया। और हमारी मोरल वैल्यू सबसे स्ट्रॉन्ग है, हमने कभी भी मोरल वैल्यू से हटके काम नहीं किया, तो हमें कभी प्रॉब्लम आई ही नहीं। क्योंकि एंड ऑफ द डे डिबेट कहाँ ख़त्म होगी कि भाई मोरली ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ हम आपको। स्टार्टिंग में ही भंवरकुआ एरिया में, नवलखा एरिया में स्टूडेंट्स काफ़ी हैं, और उस टाइम पे जो था कल्चर कह सकते हैं या ट्रेंड कह सकते हैं, उस टाइम पे लड़कियों को स्मोकिंग करने के लिए स्मोकिंग जोन की काफ़ी ज़रूरत पड़ रही थी। तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि भैया आप भी स्मोकिंग जोन स्टार्ट कर दो या स्मोकिंग स्टार्ट कर दो। पर क्योंकि हमारी मोरल वैल्यू हमने को मना कर रही थी कि भैया हम कभी भी स्मोकिंग प्रमोट नहीं करेंगे, ना कभी लीकर प्रमोट करेंगे, ना कभी किसी भी चीज़ में नॉनवेज का हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा एंड डिसीजन था। अब किसी ने बोला कि भैया देखो वो पर्टिकुलर आउटलेट है, वहाँ पर उसकी इतनी सेल थी, लेकिन जब से उन्होंने स्मोकिंग चालू करी उनकी सेल डबल हो गई। उनके पास में स्मोकिंग के कारण इतने कस्टमर आने लग गए, और ख़ास करके लड़कियों को सिगरेट पीने के लिए सही जगह नहीं मिल रही, आप स्मोकिंग जोन बना दो। मैं अभी एक का नाम लेना नहीं चाहूँगा, एक बहुत वेल नोन ब्रांड था उस टाइम पे जो कैफ़े में था, और वो इस चीज़ से बहुत उड़ गया था कि यार वहाँ पर एक सेपरेट स्मोकिंग जोन बना हुआ है जहाँ लड़कियाँ सिगरेट पी सकती हैं। तो
उसका उसको बहुत एडवांटेज मिला। तो उनकी आपको एग्जांपल देके बोलते थे कि यार देखो वहाँ पर तो ये करते हैं वो लोग, तो हमने उनको ये बताया कि हमारा मोरल और एथिकल वैल्यूज़ इतनी हाई है, हम इसको कभी भी नहीं करेंगे, चाहे सेल डबल हो जाए चाहे 10 गुना हो जाए उसको। तो बस वही बात है कि जब आपके मोरल वैल्यूज़ और आपके थॉट प्रोसेस एक हैं तो आपके मतभेद हमेशा हो सकते हैं, मनभेद कभी नहीं होगा। एंड ऑफ द डे हम एक ही डिसीजन पे पहुंचते थे और उसी को फॉलो करते थे। अच्छा भैया, मैंने ना आपसे पहले एक और लाइक सेम ये बिज़नेस वाले से बात कर रखी थी जो कैफ़े होटल रन करते हैं, होटल और कैफ़े। तो मैंने उनसे पूछा था कि लाइक उन्होंने अपना फर्स्ट ब्रांच जब लॉन्च किया तो उसमें उन्होंने 50 to 55-60 लाख रुपीस लगा दिए। तो मैंने पूछा, लाइक मैं आपको ही पूछ रहा हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल एक सर्टेन अमाउंट 50 लाख पकड़ते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं बट एक एग्जांपल के लिए 50 लाख रुपीस इसमें इन्वेस्ट करें, तो 50 लाख रुपए में स्टॉल पता है आपको कि वड़ा पाव का या पिज़्ज़ा का या किसी भी चीज़ का स्टॉल, तो आप लोग ये भी तो कर सकते थे ना कि कितने सारे स्टॉल बन जाते हैं और अलग अलग साइड शायद इस कैफ़े में जो इनकम हो रही है उससे ज़्यादा उसमें होती। तो वो छोड़ के आपने ये क्यों डिसाइड किया, मतलब इस दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में आइडियोलॉजी का डिफरेंस है बेसिकली। एक्चुअल में वो भी आइडियोलॉजी बहुत सही है, वो कोई गलत नहीं है, पर आप किस आइडियोलॉजी पे काम करके आपके दिमाग में आपके ब्रांड को किस तरीके से आगे पोजीशनिंग करनी है और आगे बढ़ाना है ये क्लियर रहेगा तो आप उसी चीज़ में आगे बढ़ेंगे। तो जब हमने स्टार्टिंग में डाला तभी से हमारे ब्रेन में क्लियर था कि हमको नॉट इवन इंडिया, पूरे विश्व में हमारी ब्रांचेस खोलनी है एक्सपांड करना है और हमको बड़े आउटलेट डालने हैं। ये हमारे दिमाग में पहले से ही था। हमने स्टार्टिंग बहुत छोटे आउटलेट से करी, 300-350 स्क्वायर फीट वाले आउटलेट से करी, जिसमें किचन भी हमने स्टार्ट कर लिया। और जो आप बोल रहे हो कार्ट काइंड ऑफ या स्टॉल काइंड ऑफ और उसके मल्टीपल स्टॉल्स बनाना, ये हम कर सकते थे, लेकिन हमको तब पहले से था कि हमें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ना, हमको हमारे आउटलेट को बढ़ाना है और बड़े आउटलेट्स डालने हैं। भैया आपको क्लोथिंग बिजनेस का नॉलेज है, मतलब क्योंकि आप बिजनेस में हो तो आई थिंक थोड़ा बहुत पता होगा, या फिर अगर आपका कोई दोस्त करता है, आप क्योंकि आप बिजनेस में मुझसे बहुत ज़्यादा टाइम से हो, मुझसे बड़े हो, तो मैं जनरली अपने बिजनेस के लिए जानना चाहता हूँ कि मेरी किड्स वेयर की शॉप है ऑफलाइन, अभी एक लोकल सी शॉप है। अब आई एम थिंकिंग कि किड्स वेयर के जो ऑनलाइन ब्रांड है बहुत कम है ना, क्योंकि अगर हम जेंट्स की और लेडीज़ की बात करें तो अपन 5-5 नाम मुंह से हाथों हाथ बता देंगे कि ये ब्रांड है, स्नीच है, ये वगैरह वगैरह। बिल्कुल। लेकिन किड्स वेयर के जो ब्रांड है फर्स्ट क्राई और ये लोग बना रहे हैं न्यूबॉर्न के लिए, और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि फ्रॉम 0 टू लेके 15-16 साल के लड़के लड़की तक हम कुछ कोट सेट या फिर कुछ डेनियम के कस्टमाइज जैकेट्स या फिर प्रॉपर कपड़े बना सकते हैं। अब इस चीज़ के बारे में मैंने अपने पापा से बात करी तो उन्होंने बोला कि किड्स वेयर के ब्रांड ऑनलाइन करने में बस एक दिक्कत है कि मेंस के 3-4 साइज आती है, ML, XL, XXL। अब एक 5 साल के लड़के को अगर 26 नंबर की टी शर्ट आ रही है तो क्या पता 5 साल का लड़का इतना है या इतना है, तो वो उसका डिफरेंस है। तो वो मेरे को लगता है AI से सॉल्व हो सकता है कि भाई आप बच्चे की फ़ोटो डालो, हाथों हाथ AI बता देगा कितने नंबर की टी शर्ट आएगी। तो आप मेरे को बताओ कि ये आइडिया सही है या फिर और भी मैं क्या क्या इस बिज़नेस में चेंज कर सकता हूँ, या आपको लगता है चेंज करना चाहिए? नहीं, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है। वैसे बिज़नेस कोई सा भी हो, मेरा तो शुरू से मानना है कि चाहे वो छोटी सी चीज़ को क्लीनिंग करने से लेकर क्यों ना हो, बिज़नेस हमेशा किसी भी चीज़ को बड़ा किया जा सकता है और उसके लाखों एग्जाम्पल इंडिया में और बाहर कई लोगों ने साबित करके दिए। तो दूसरा आपने बहुत अच्छी चीज़ पकड़ ली कि आप AI को इससे जोड़ दिया, क्योंकि आज के टाइम में AI ने बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है ना। तो आपने जो नीश पकड़ा है ये बहुत सही है और कभी भी इस चीज़ से अपने को डरना नहीं चाहिए कि इसमें प्लेयर्स कम हैं या इसमें डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं। लाइक आपने बताया कि डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता है कि 5 साल का बच्चा कि किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट ज़्यादा है। सेम ग्रोथ भी अलग अलग होती है बच्चों की, जिसको भी पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो जहाँ पर डिफ़िकल्टीज ज़्यादा होता है ना, वहीं पर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी बनती है। तो अभी मेरा आपको सजेशन यही है कि आप जो बेसिक चीज़, एक कोई पर्टिकुलर चीज़ उसमें सॉल्व करो और उससे आप आगे बढ़ो। बाकी आपकी लर्निंग्स खुद आपका बिजनेस देगा, खुद आपकी रिसर्च प्रोसेस देगी और खुद आप करोगे। क्योंकि मैं कई बार लोगों का ये थॉट प्रोसेस होता है कि यार मैं इस चीज़ को परफेक्ट कर लेता हूँ, मैं इस चीज़ को परफेक्ट कर लेता हूँ, मैं इसमें आने वाली सारी प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करके उनको परफेक्ट करता हूँ, फिर बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। ये सबसे गलत अप्रोच है मेरे मायने में। अप्रोच मेरी ये है कि आप बिज़नेस को स्टार्ट करो, सिर्फ आपका डेडिकेशन मांगता है आपका बिज़नेस और आपका खुला माइंड मांगता है। आपने खुले मन से अगर करोगे तो सारी प्रॉब्लम्स को आप आइडेंटिफाई भी करते जाओगे धीरे धीरे और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व भी करते जाओगे। अगर आपने कोशिश करी कि मैं सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व करके और बिजनेस को रन करूंगा, स्टार्ट करूंगा, तो या तो आप स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जब किसी भी आप बिजनेस के डेप्थ में घुसते हो ना तो उसकी रियल और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आपको समझ में आती है। और अगर वो पहले ही समझ में आ गए तो आप बिजनेस कर ही नहीं पाओगे, आप दूर भग जाओगे।
इसका दूसरा तरीका ये है कि आप पहले घुसो, सिर्फ आपका डेडिकेशन, आपके थॉट में, दिमाग में आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे बिजनेस करना है, आप उसमें इंटर हुए, इंटर होने के बाद में चैलेंजेस को आप फेस करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, आप खुद स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, सारे चैलेंजेस पार कर लोगे। आपको मैं आज पहले दिन बोल दूंगा ना कि यार आप अगर बिजनेस बहुत ज़्यादा सक्सीड करना चाह रहे हो तो आपको बोलूँगा आपको 15-15, 16-16 घंटे तो कम से कम काम करना है, या 20-20 घंटे भी काम करना पड़ सकता है। रातों रात नींद नहीं आएगी, या ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी फाइनेंस रिलेटेड, गवर्नमेंट बॉडीज से रिलेटेड, या स्टाफ से रिलेटेड, या ऐसी प्रॉब्लम्स जिनको आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, वो भी आएंगी। तो आप आज ही सोचोगे कि यार मतलब नहीं है, मेरा बढ़िया काम चल रहा है, जो भी काम है मैं इसको ही करते रहता हूँ, रनिंग काम कोई। तो आपका जो नीश आपने पकड़ा है किड्स वाला, बहुत अच्छा नीश है, और इसमें बहुत ज़्यादा प्लेयर्स भी नहीं हैं अभी। और इंडिया में पर्टिकुलरली इस चीज़ को लेकर के जो पेरेंट्स भी हैं, मैं खुद पेरेंट हूँ, मेरा खुद बच्चा है 1 साल से बड़ा है, तो मैं खुद उसको लेकर के बहुत पर्टिकुलर रहता हूँ कि इसकी क्लोथिंग में एक फ़ैशन का भी ध्यान रखा रहे। फिर आजकल इंस्टाग्राम में सारी चीज़ें डालनी है तो उनका भी ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में उसकी हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आजकल आप फैब्रिक पे काम कर सकते हो, जो अपन बोलते हैं ना कि ब्रीदेबल फैब्रिक यूज़ करो, और जितने भी जो चीज़ें ऐसी होती हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं वो यूज़ ना करो। तो आप उस पर भी जा सकते हो और उसको और उसमें और चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत अच्छा मार्केट है। भैया आपने स्टाफ का बताया, तो लाइक मेरी तो एक ही शॉप है ऑफलाइन, तो उस पर भी स्टाफ मेंटेन करना बहुत मुश्किल है कि जब मैं दुकान पे नहीं हूँ या मेरे पापा दुकान पे नहीं है तो स्टाफ कर रहा है काम, नहीं कर रहा है, या फिर जो चीज़ें हैं। तो स्टाफ आपकी अभी जब अपन बात कर रहे हैं तो कितनी ब्रांच है? अभी मेरी राइट नाउ 3 ब्रांच है। 3 ब्रांच है। तो उस पर आप तीनों बैठते हो अलग अलग? नहीं, है ना। तो आपकी एक प्रॉपर टीम होगी, तो उस टीम को कैसे मेंटेन करते हो? कितनी सैलरी किसको दे, मतलब सैलरी भी नहीं, फॉर एग्जांपल एक बंदा है तो उसको आप कैसे डिसाइड करते हो कि इसको इतनी सैलरी, ये काम इतना ही करेगा जितनी सैलरी ये डिजर्व करता है, इतनी सैलरी। और अगर आप भी नहीं हो, फॉर एग्जांपल आपका कोई मैनेजर है और आप अगर अपनी शॉप पे नहीं हो, तो कैसे वो मैनेजर अपना 100% देगा? ये स्टाफ को मेंटेन कैसे किया जा सकता है? इसके कुछ तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एक बेसिक स्टैंडर्ड्स बनाइए जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं, और उस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सबकी पे स्केल की बात करें तो वो डिसाइड होगा। सेकंड, जो अप्रेजल की बात आपने करी, किसकी कितनी सैलरी बढ़ाई जाए, उसमें चीज़ें काम करती है कि वो कितना ज़्यादा मोटिवेट होकर अपने लिए काम कर रहा है, प्लस कितना टाइम दे रहे हैं। क्या होता है कि जैसे मेरे बिजनेस है या आपका भी जो बिजनेस है, इसमें फ्रिक्वेंटली बंदा आ सकता है और जा सकता है, थोड़ी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है और वो कर सकता है। तो फ्रिक्वेंटली चेंज करते हैं, आज इस कैफ़े पे, कल उस कैफ़े में, आज इस रेस्टोरेंट में, कल उस रेस्टोरेंट में, तो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। उनको रिटेन करने के लिए सबसे पहला काम होता है मोटिवेशन, जो हमेशा काम करता है। जिस चीज़ पे अपन बोलते हैं कि ये चीज़ें काम नहीं करती, भाई आप आदमी को कितना ही मोटिवेट करो, जब कोई और 1000-2000 बढ़ा के दे देगा वहाँ चले जाएगा, नहीं जाते हैं। मेरे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनकी सैलरी किसी और ने हाइक दी लेकिन वो नहीं गए। क्यों? क्योंकि आप जो कहते हैं ना कि यार एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, उनको समझ में आ गया कि यार वहाँ सैलरी ज़्यादा मिलती है लेकिन वहाँ के आसपास के लोगों की स्थिति क्या है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, ओनर का बिहेवियर कैसा है। तो आपकी कुछ एथिकल वैल्यूज़ आपको वहाँ डालनी पड़ेगी। जैसे हमारे यहाँ पर हमने डाल रखा है, कोई भी स्टाफ कभी भी अपशब्द नहीं बोलेगा, गाली गलौज नहीं करेगा, ना कभी मैं किसी को बोलता हूँ, ना स्टाफ आपस में कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि आपका एक ये कल्चर अच्छा हो गया। बहुत सारी जगह इन चीज़ों का ध्यान नहीं जाता है। दूसरा, ध्यान देते हैं हम लोग कि उनकी पर्सनल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो उनको हम एक्चुअल में अटेंड करते हैं। 100% सभी के प्रॉब्लम्स कोई सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन हम उनकी बातों को सुनते हैं, और जिस हद तक हम फाइनेंशियली हो, मोरली हो, या पॉलिटिकली कनेक्शन की हो, या पावर की बात हो, कहीं ना कहीं चीज़ों को हम एडजस्ट करते हैं। तो क्या होगा कि जब आप इन सब चीज़ों से थोड़ा सा एड्रेस करोगे तो आप उस स्टाफ को एक फैमिली मेम्बर बना लोगे। दूसरा, इसमें प्रॉब्लम आती है कि अगर हम ज़्यादा फेमिलियर कर लिया तो वो फिर क्या करते हैं, काम कम करेंगे। तो अगेन वहाँ पर बात आती है, आप पहले स्टैंडर्ड्स बनाएंगे कि आपको इस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम करना है। कुछ कायदे या कुछ नियम ज़रूरी होते हैं। जैसे हमने हमारे पंचिंग मशीन लगा रखी है टाइम को लेकर के कि भाई अगर आपका स्टाफ आपका फ्रेंड बन गया तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो ओवर हो गया तो वो आराम से कभी 1 घंटे लेट आ रहा है, कभी कोई बहाना बना के आधे घंटे पहले चले जा रहा है, तो उससे आपको दिक्कत नहीं है, चलो उसकी पर्सनल लाइफ, लेकिन बिजनेस का नुकसान हो रहा है। तो एट एंड ऑफ द डे हम लोग स्टैंडर्ड्स ये बनाए गए कि आपको अगर कुछ लिवरेज चाहिए, आपको कुछ बेनिफिट चाहिए तो वो हम देंगे, लेकिन उससे बिजनेस का लॉस नहीं होना चाहिए। पहली प्रायोरिटी क्या है? बिजनेस का बेनिफिट। आज भी कई बार हमारे यहाँ बंदे का टाइम हो जाने के बाद में भी अगर कोई बड़ी पार्टी चल रही है, 40 लोगों की 50 लोगों की पार्टी चल रही है, तो बंदा खुद से नहीं जाता है। मतलब उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आज आपको एक्स्ट्रा रुकना है आधा घंटा 1 घंटा। उनके मन में ये कि यार आज तो अपने सारे गेस्ट को सर्व करना है। तो ये चीज़ें तभी डेवलप होगी जब आप उनसे एक अच्छी बॉन्डिंग बना लोगे और कुछ रूल्स भी रखोगे
अगर आप रूल्स नहीं रखोगे तो वो चीज़ें ज़्यादा ओवर हो जाएंगी, और अगर आप सिर्फ रूल पे स्ट्रिक्ट रहे और उनसे एक बॉन्डिंग नहीं करी तो भी चीज़ें ख़राब होगी। इसमें 2 लोग मेरे को हमेशा याद आते हैं, एक वर्जिन कंपनी के फाउंडर हैं वो, दूसरा रतन टाटा। रतन टाटा का मैंने भी बहुत पहले एक बार टाटा कंपनी में इंटरव्यू नहीं दिया था, सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस में गया था। तो उनकी सिलेक्शन प्रोसेस में एक वो आता है, क्या बोलते हैं अपन, जब राउंड्स होते हैं ना, तो एक राउंड में वो बस टिक मार्क करवाते हैं चॉइसेस को लेकर के। 40 क्वेश्चन थे उस टाइम पे, और 40 क्वेश्चन में 5 आंसर थे, और 5 आंसर ऐसा नहीं था कि वो सारे क्वेश्चन साइकोलॉजिकल थे, उसमें एक भी क्वेश्चन नॉलेज से रिलेटेड नहीं था, सिर्फ आपकी साइकोलॉजी, आपके बिहेवियर पे बेस्ड थे। तो आप उसको टिक मार्क करना है कि जैसे कोई एक आपको बात बोल दी, उसमें आप एग्री हो, नॉट एग्री हो, एक्सट्रीमली डिसएग्री हो, एक्सट्रीमली एग्री हो, ये सारी बातें उसमें आती थी। तो ये मैंने खुद भरा था। और मुझे पता चला, मैंने जब उनके बारे में जब पढ़ाई करी थी अभी बिजनेस के टाइम पे ही, तो एक क्या नाम था उनका, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर उन्होंने बताया था कि रतन टाटा जी से पूछा गया था एक बार क्वेश्चन कि भैया आप का अगर पूरा एम्पायर ख़त्म हो जाए या आपको सब कुछ छीन जाए तो आप क्या चीज़ ऐसी मांगोगे जिससे कि आप वापस पूरा टाटा खड़ा कर लो। तो रतन टाटा ने एक ही बात बोली थी कि भैया मेरा पूरा एम्पायर चले जाए, मेरी पूरी प्रॉपर्टी चली जाए, बस मेरे सारे एम्प्लॉयज़ मेरे को मिल जाए तो मैं वापस से टाटा खड़ा कर लूँगा, इतना ही बड़ा। और दूसरा, फिर उनसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था किसी इंटरव्यू में कि यार जब ताज पे हमला हुआ था तो अमूमन या आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि भाई अटैक हुआ है या कोई पैनिक सिचुएशन हुई है तो सब लोग भागते हैं। हाँ। आपका टाटा का स्टाफ वहाँ से भागा नहीं, उन्होंने सारे गेस्टों को पहले बाहर निकाला। तो ऐसा क्या चीज़ थी? तो रतन टाटा ने उनको बताया कि, और उसमें एक बात और रख दी उन्होंने कि भैया एक तो मैंने ये देखा कि जो कुछ स्टाफ तो ऐसे थे जो 1 हफ्ते पहले ज्वाइन हुए थे, कुछ 4 दिन पहले ज्वाइन हुए थे, वो भी भाग के नहीं गए। तो उसके पीछे क्या रीज़न भाई? आपकी वर्क स्ट्रक्चर समझने के बाद में, आपकी लॉयल्टी समझने के बाद में अगर बंदा रुक रहा है तो समझ में आता है, पर 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, तब भी वो कैसे आया? बिजनेस तब उन्होंने ये बात बताई थी कि जो हमारी सिलेक्शन प्रोसेस होती है, हम उसमें ऐसे बंदों को लेते हैं जिनकी मोरल वैल्यूज ऑलरेडी हाई हो, और वो पता करने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं, जो कि मैंने भी एक बार दिया था। तो तब मैंने उस बात को कनेक्ट करा कि अगर आप सही इंसान को आपकी टीम में जोड़ लेंगे तो 90% काम तो आपका वहीं हो गया। तो आपको भी अगर ऐसा लग रहा है कि आपकी टीम में ऐसी जरूरत है, तो आप सबसे पहले आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है ना, उस चीज़ में थोड़े से मॉडिफिकेशन लाओ और चीज़ों को साइकोलॉजिकल क्वेश्चन से भी जोड़ो। क्योंकि जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपदा आती है, तो जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं वो छोड़ के नहीं जाते हैं, चाहे वो लॉकडाउन की सिचुएशन हो, चाहे कोई और सिचुएशन हो।